दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सह्याद्री एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण के नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इसके पहले अभी तक हम लोगों ने पर्यावरण के 2 वीडियो लेक्चर पोस्ट किए थे। अगर जिसने वो 2 वीडियो ना देखे हो, पहले आप उसको देख लीजिए, तब आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वायु प्रदूषण में सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वायु प्रदूषण के सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा हो गई थी कि अम्ल वर्षा के क्या कारक हैं, उसमें क्या क्या घटक होते हैं, और सबसे पहले अम्ल वर्षा कहाँ पे हुई थी और उसका केंद्र कहाँ है, और साथ ही साथ ताजमहल के पीले पड़ने का क्या कारण है। इस विषय पे पूरी विस्तृत चर्चा हुई थी। आज हम उसी वायु प्रदूषण में दूसरा लेक्चर लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो आज जो कुछ अन्य गैसें रह गई थी उस पर चर्चा करते हैं। तो आज उसी कड़ी में हमारी प्रमुख गैस है जिसका आप सबने नाम सुन रखा होगा। गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएफसी कहते हैं। अक्सर प्रश्न आता है कि सीएफसी के क्या दुष्परिणाम हैं, या इससे होने वाले दुष्परिणाम का नाम लिखकर आता है, पूछा जाता है कि ये घटना किसके वजह से घट रही है। तो ऐसे कुछ तथ्य हैं। हर बार कोई ना कोई एक प्रश्न इससे संबंधित जरूर रहता है किसी भी परीक्षा में, वो चाहे आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस स्तर की हो, या कोई एक दिवसीय परीक्षाएं लेखपाल, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी आदि की। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस गैस के क्या दुष्परिणाम है, इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है, और इसको हटाने के लिए क्या किया गया है, इत्यादि चीजों पर तो देखते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ये शीतलक यंत्र या प्रशीतक यंत्रों में प्रयुक्त की जाती है। शीतलक या प्रशीतक यंत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कूलिंग इक्विपमेंट्स। जैसे कि जो एयर कंडीशनर होते हैं और जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, यानी फ्रिज घरों में जो उपयुक्त होता है, इनमें अभी तक सीएफसी गैस ही भरी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में सीएफसी गैस के प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप अपने घर में कोई हाल फिलहाल में पिछले 2-4 वर्षों में अगर कोई आपके यहाँ एसी या कोई नया फ्रिज आया हो, तो आप उस पर एक लेबल लगा होता है, उस पर जाके देखिए तो उसमें लिखा रहता है, वो लोग लिख के देते हैं, उसमें लिखा रहता है सीएफसी फ्री। मतलब वो बताना चाहते हैं कि सीएफसी जो है उससे मुक्त है, यानी कि प्रदूषण रहित है। तो फिलहाल पहला तो पॉइंट यहीं पे आ गया कि सीएफसी गैस कहाँ पे प्रयुक्त होती है या किस कार्य में प्रयोग की जाती है। तो इसका प्रयोग प्रशीतक यंत्र या शीतलक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी इंग्लिश होती है कूलिंग इक्विपमेंट। ठीक, तो इससे समस्या क्या आती है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब इसका प्रयोग किसी भी यंत्रों में करते हैं तो धीरे धीरे उससे सीएफसी गैस उत्सर्जित होती है। शीतलक यंत्रों में जब ये गैस प्रयोग की जाती थी तो उसके कार्य करने के फलस्वरूप हमारे वायुमंडल में ये गैस अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती थी, जिसके कारण वायुमंडल के ऊपर एक परत होती है, ओजोन परत। सबने नाम सुन रखा होगा, बाकी आगे इसमें भी चर्चा आएगी, जब वायुमंडल पढ़ाएंगे तो वहां पूरी चीज आएगी। फिलहाल अभी इस चीज को ध्यान रखिए कि सीएफसी गैस के अत्यधिक उत्सर्जन से वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की परत को यह नुकसान पहुंचाती है। यानी जो ओजोन की परत होती है उसको यह फाड़ देती है। उसके कारण होता क्या है कि जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज, हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, वो सूर्य से सीधे हमारे धरातल पे आ जाती हैं। और उसके आने के कारण धरातल का तापमान तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो इतनी हानिकारक किरणें होती हैं कि धरातल पर मौजूद जो प्राणी होते हैं, यानी कि जो जानवर हैं या इंसान स्वयं, उसको त्वचा के रोग या त्वचा का कैंसर होने की पूर्ण संभावना होती है। तो ये समस्या उत्पन्न होती है। तो जरा ये तथ्य पढ़ लेते हैं कि सीएफसी गैस के अत्यधिक उत्सर्जन से वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण सूर्य से उत्सर्जित होने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। अब जब वर्तमान समय पर सीएफसी गैस के प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इसके स्थान पर कोई दूसरी गैस प्रयोग की जा रही होगी। एक प्रश्न यहां पे बनता है, जरा पहले देखते हैं फिर बात करते हैं कि वर्तमान में सीएफसी गैस के स्थान पर, सीएफसी गैस के स्थान पर प्रशीतक यंत्रों में
प्रशीतक यंत्रों में प्रमुख रूप से दो गैसें प्रयोग की जा रही हैं। कौन सी, जरा देखिए। पहली गैस है फ्रियॉन और दूसरी है अमोनिया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में प्रशीतक यंत्रों में कौन सी गैस प्रयोग की जा रही है, तो सीएफसी प्रयोग नहीं की जाती है, उसके स्थान पर वर्तमान समय में फ्रियॉन या अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। जरा इसके आगे देखते हैं। अब जरा एक पॉइंट यहां पे देखते हैं, प्रश्न हल्का सा घुमा के आता है। अगर कभी प्रश्न यह आ जाए कि निम्न में से कौन सी गैस शीतलक यंत्रों में प्रयुक्त नहीं हो सकती, अगर ऐसा प्रश्न रहे तो आपके ऑप्शन ये है ए बी सी डी, जिसमें लिखा है फ्रियॉन, सेकंड है अमोनिया, तीसरी है सीएफसी और चौथी है मान लीजिए SO2। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी निम्न में से कौन सी गैस शीतलक यंत्रों में प्रयुक्त नहीं हो सकती है, तो यानी SO2 नहीं हो सकती। ये तीनों हो सकती हैं और अभी तक होती ही थी। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सीएफसी नहीं हो सकती है, लेकिन वायुमंडल या पर्यावरण को बचाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या आप सोचो कि नहीं ये हो ही नहीं सकती, हो सकती है, लेकिन इसका प्रयोग करना प्रतिबंधित है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। जरा दो तीन तथ्य और हैं, उनको देखते हैं। मोटा मोटी ये पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है, इसका अत्यधिक उत्सर्जन हमारी ओजोन परत को प्रभावित करता है। तो अब जरा दो तीन तथ्य हैं ओजोन परत से संबंधित, यहीं पे देख लेते हैं। अगर कभी भी प्रश्न आए कि ओजोन परत की मोटाई नापने की यूनिट क्या है, यानी उसकी इकाई क्या है, तो यहीं पे लिख लीजिए। बाकी आगे जब वायुमंडल पढ़ाएंगे तो वहां पे चर्चा होगी। तो देखिए, लिखिए ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई, यानी इसकी जो यूनिट है उसे बोलते हैं डॉब्सन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉब्सन। ठीक, और होता क्या है, 100 डॉब्सन इज इक्वल टू 1 mm। यानी अगर कहीं भी कहा जाए कि यहां पे ओजोन परत की जो मोटाई है वो 100 डॉब्सन है, यानी कि 1 mm, बहुत पतली सी होती है, यानी 1 mm के बराबर वो मोटाई होती है। ठीक, ये पूछा गया है कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, तो उसकी इकाई होती है डॉप्सन। दूसरा चीज प्रश्न ये आता है ओजोन परत की मोटाई भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है। ठीक, तो इसी के साथ दूसरा प्रश्न बनता है कि सबसे कम कहां पे है, तो दोनों इसी के साथ देखिए। ठीक, तो पहले देखते हैं ओजोन परत की मोटाई भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा है जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र पे, यानी जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र के ऊपर जो हमारा वायुमंडल है वहां पे ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक होती है। और सबसे कम ओजोन परत की जो मोटाई है वो हमारी है केरल, यानी त्रिवेंद्रम की, त्रिवेंद्रम। ठीक, यहां तक जो कुछ था हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित तथ्य थे,
एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि सीएफसी गैस जो है प्रशीतक यंत्रों से निकलती है। इसके अत्यधिक उत्सर्जन से हमारी जो ओजोन परत है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे धरातल पर आ जाती हैं। ये तो रहा तथ्य, और जिसके धरातल पर आने की वजह से तापमान तो बढ़ता है, साथ ही साथ प्राणियों में या जीव जंतुओं में त्वचा के कैंसर होने या त्वचा के रोग होने की प्रबल संभावना होती है। अब दूसरी कुछ तथ्य थे ओजोन की परत से संबंधित। ओजोन परत को मापने की इकाई डाप्सन होती है, और भारत में ओजोन परत की सबसे ज्यादा मोटाई जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में और सबसे कम मोटाई है वो त्रिवेंद्रम के क्षेत्र में। ठीक, इसके बाद आगे दूसरी गैस की बात करते हैं। नेक्स्ट गैस है मेथेन गैस। मेथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CH4। ठीक, कई इसको जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हिंदी में मेथेन ही लिखा रहे। इसके पहले वीडियो में बताए हैं कि क्या समस्या आ जाती है कभी कभी प्रश्नों में, तो फिलहाल आप दोनों नाम याद रखा करिएगा, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में हिंदी में ना लिख के उसका रासायनिक सूत्र लिख देते हैं। पता चले आपको आता हुआ प्रश्न सिर्फ इस वजह से ना है कि आपको रासायनिक सूत्र नहीं पता है। तो अब देखते हैं अगली गैस के बारे में। वायु प्रदूषित होने के लिए या हमारे वायुमंडल को प्रभावित करने के लिए मेथेन गैस भी एक बहुत जिम्मेदार गैस है। तो इसके कुछ तथ्य हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेथेन गैस का उत्सर्जन या उसका स्रोत क्या है। तो सामान्य तौर पर जो सबसे प्राथमिक चीज है कि मेथेन गैस सामान्यतः दलदली स्थानों से उत्पन्न होती है। जहां कहीं भी दलदल होगा वहां से उत्पन्न होती है, और वहां से उत्पन्न होने का प्रमुख कारण यह है कि दलदल होने की वजह से वहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां सड़ती गलती हैं, जो काफी समय बाद वहां पे एक गैस का निर्माण हो जाता है। तो जरा सा ध्यान देते हैं, इसके कुछ तथ्य हैं कि मेथेन गैस के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत जो है वो दलदली स्थान होते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कभी प्रश्न आता है कि दलदली स्थानों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वहां से मेथेन गैस उत्सर्जित होती है। अब अगले दो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सीधे प्रश्न ऐसे ही उठ के आता है। प्रश्न आता है कि धान के खेतों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, वो भी मेथेन है। पूछा जाए कि कोयले की खान से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, या कभी प्रश्न आ जाए कि कोयले की खान में विस्फोट किस गैस के कारण होता है, तो जरा उसी को देखते हैं। धान के खेत तथा कोयलों की खानों से भी मेथेन गैस उत्सर्जित होती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है धान के खेतों से मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इसीलिए कभी भी आप देखते होंगे कि गांव जो लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, अक्सर वहां पे बात होती है कि धान के खेतों में या उसके आसपास किसी को सोने नहीं दिया जाता है, या वो लोग स्वयं नहीं सोते हैं। तो अगर ना पता हो तो आप भी ये चीज जान लीजिए। अब दूसरी चीज है कि कोयले की खान से मेथेन गैस का उत्सर्जन क्यों होता है। तो आपको पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि ये प्रमुख रूप से दलदली स्थानों से उत्सर्जित होती है, और जबकि कोयले की निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत हजारों साल पहले वहां पे कभी वनस्पति रहा करती रही होगी, वनस्पति जो है बाढ़ आई होगी या किसी कारण वो जमीन में धस गई, उसी के सड़ने गलने के फलस्वरूप वो कोयले में परिवर्तित हुई, और धीरे धीरे वहां पर नीचे धरातल में जो क्षेत्र बच जाता है, जो ठोस नहीं होता है, उसी के बीच में गैस भरी रहती है। इसीलिए कोयलों की खान से मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ये तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। अगला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पूछा गया है कई परीक्षाओं में कि पशुओं के द्वारा जुगाली करने से भी मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। जुगाली बहुत लोग समझते होंगे, जिनको नहीं पता वो समझ जाइए। आप देखते होंगे कुछ जो जानवर है जैसे गाय भैंस बैल, ये क्या करते हैं, काफी कुछ चारा खा लेते हैं, उसके बाद ये बैठे रहते हैं और अपना मुंह चलाते रहते हैं, उसी को कहते हैं जुगाली करना। तो पशुओं के द्वारा जुगाली करने से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। सबसे ज्यादा बार ये धान के खेत वाला और पशुओं की जुगाली वाला पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पशुओं की जुगाली करने के कारण मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। अक्सर आप लोग खबरों में सुनते होंगे कि कोयले की खान में बहुत सारे मजदूर कार्य कर रहे थे और वहां पे अचानक से विस्फोट हो गया। तो एक प्रश्न आता है कि कोयले की खान में विस्फोट होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सी गैस है। तो ध्यान रखिएगा, कोयले की खान में विस्फोट होने का एकमात्र प्रमुख कारण जो सबसे ज्यादा है वो मीथेन गैस है। ऐसा क्यों हो जाता है, अब जरा थोड़ा सा यहां देखिए, होता क्या है
जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कोई कोल ब्लॉक है। अब इसमें होता क्या है, इसी के अंदर जब कभी हजारों लाखों या सैकड़ों वर्षों के पश्चात कोयले का निर्माण होता है तो उसके नीचे वनस्पति दबी रहती थी। वनस्पति के सड़ने गलने से मीथेन गैस का भी निर्माण होता है। अब मान लीजिए ठोस कोयला की एक ब्लॉक है पूरा, इसके बीच में यहाँ कहीं पे खाली स्थान रह गया, ये ठोस नहीं है। इसमें क्या होता है, इसी क्षेत्र में जो है गैस भरी रह गई, इसके चारों तरफ ठोस है। आप कोई पत्थर तोड़ते होंगे तो अंदर से वो हल्का सा खाली निकलता होगा, कभी कभी कोयले में ज्यादातर होता। अब पता चला इसको तोड़ने के लिए उन्होंने किसी कुदाल का प्रयोग किया, इस पे चोट मारी तो चिंगारी के कारण ये गैस संपर्क में आती है तो रिलीज होती है तो धमाका हो जाता है। या ऊपर से जब प्रेशर लगता है तो अंदर का जो क्षेत्र है वो दबता है, कंप्रेशन के कारण गैस काफी तेज धमाके के रूप में फट जाती है। तो अब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि कोयले की खान में मीथेन गैस के कारण ही विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण अक्सर बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब एक दो तथ्य हैं। अब ये तो बात हो गई मीथेन के उत्सर्जन और उस कहां से उत्सर्जित होती है और कोयले में विस्फोट से। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये हमारे वायुमंडल को कैसे प्रभावित करती है। तो आप सबने एक चीज सुना होगा, ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह प्रभाव, ये क्या होते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि मीथेन गैस, मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के, मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। ठीक, अब इससे होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव, इसके कारण जो हमारा धरातली वायुमंडल है यानी पृथ्वी, ये अत्यधिक गर्म हो जाता है, ताप में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। यानी इसकी अधिकता के कारण हमारे जो धरातल का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ठीक, ये कुछ समस्याएं हैं जो मीथेन के कारण होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट गैस या नेक्स्ट टॉपिक पर। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट्स माध्यम से पूछ लिया करिए, और जिसने अगर पुराना वीडियो ना देखा हो उसको जरूर देख लीजिए। हम लोगों ने बात की थी अभी तक मीथेन के बारे में, उसके दो तीन तथ्य और हैं, जरा देख लेते हैं उसको, यहीं पर ऊपर लिख देते हैं। एक प्रश्न आता है कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो जरा उसको देख लीजिए। गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है, इसी की वजह से वो जलती थी। ठीक है, इस तथ्य को लिख लीजिए। और एक खास चीज और कि मीथेन गैस का एक अन्य नाम है, कई बार वो आया हुआ है, उसको भी लिख लीजिए, बहुत लोगों को शायद पता हो। मीथेन का दूसरा नाम है इसका मार्श गैस के नाम से कहते हैं, मार्श गैस। ठीक, मीथेन का ही दूसरा नाम है मार्श गैस। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि वनस्पतियों के सड़ने गलने से कौन सी गैस का निर्माण होता है या कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो उसमें मार्श गैस का नाम लिखा रहता है मीथेन की जगह पर। तो दोनों एक ही चीज है, और गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। अच्छा, एक साइंस का प्रश्न है, उसमें यह भी पूछा गया है कि गोबर गैस का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो एक चीज देख लीजिए, गोबर गैस का निर्माण यहीं पे देख लेते हैं, है ये विज्ञान का पार्ट, लेकिन अब चर्चा हुई तो इसको भी देख लीजिए। गोबर गैस का निर्माण, गोबर गैस की जो निर्माण प्रक्रिया है उसे कहते हैं किण्वन। किण्वन प्रक्रिया, इंग्लिश में शायद फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, इंग्लिश का मुझे क्लियर नहीं पता है, लेकिन हिंदी में किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं। तो अगर कभी प्रश्न आए कि किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, तो जब किसी चीज का निर्माण वस्तु को सड़ा गला कर किया जाता है तो वो किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। और अगर किसी चीज को छान कर उसका नया उपयोग करते हैं तो वो आसवन कहलाती है। ये थोड़ा सा साइंस का चीज था, लेकिन गोबर गैस से संबंधित था इसलिए बता दिया। ठीक है,
ये तो मार्स गैस या मीथेन से संबंधित हो गया है। और 2 पॉइंट और हैं, उसको भी यहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैंने इसको पहले लिख दिया तो इसको मैं मिटाना नहीं चाहता हूं। ऊपर इसी में दिखाई दे रहा है, जरा उसको देखिए। बताया कि गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है, तो बात आती है कि सीएनजी में कौन सी गैस होती है। सीएनजी, सीएनजी में भी मीथेन गैस की मात्रा पाई जाती है। मीथेन या मार्स, ठीक, ये तथ्य लिख लीजिए। ठीक, अब इसी पे एक पॉइंट और है, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है। एलपीजी में पाई जाने वाली गैस, ठीक, गैस या गैसें पता होगा लगभग सबको, लेकिन देख लीजिए, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ये होती है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, यहीं पे दूसरी चीज, मेथेन क्यों नहीं होती है। गोबर गैस मेथेन है, तो देख लीजिए मेथेन की जो जलने की क्षमता होती है वो कम होती है थोड़ा, ये ज्यादा तेज से जलती है, इसलिए ये होती है। इसी के साथ एक प्रश्न आता है कि एलपीजी गैस अगर कहीं इसका रिसाव होता है तो हमें एक तीक्ष्ण गंध सुनाई दे, मतलब सूंघने में आती है, महकती है, तो वो क्या चीज है। तो उसका कुछ नाम है, या कहीं भी प्रश्न आता है कि एलपीजी में जो तीक्ष्ण गंध होती है इसके लिए मिलाया जाता है, क्या चीज मिलाया जाता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे। ये बहुत बार पूछा गया है, इसी से जुड़े हुए तथ्य हैं, एक ही जगह समेटते हुए चल रहे हैं, बाकी ये साइंस आएगा तो वहां पे भी ये रहेंगे, लेकिन अब बात यहाँ पे चर्चा छिड़ी है मीथेन की, तो उसीलिए उससे संबंधित तथ्य दिखाई दे रहे हैं। कई बार ये पर्यावरण के आधार पर ये प्रश्न आए हुए हैं, खासतौर से शिक्षक भर्ती वाले में या यूपी पीएससी के लेवल पे। तो देख लीजिए जरा यहाँ पे, एलपीजी में, एलपीजी गैस में तीक्ष्ण गंध हेतु एलपीजी में तीक्ष्ण गंध हेतु एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि अगर कहीं पे रिसाव हो रहा हो तो हमें ये पता चल सके। ये तो बात रही मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एलपीजी या सीएनजी तक की बात। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सबसे प्रमुख गैसों में से एक, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये तो थोड़ा सा एक दो तथ्य रह गए थे इसलिए याद आ गया तो उन्हें लिखा दिया है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। हाँ, सबने इसका नाम सुन रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी ये इस पृथ्वी पे रहने वाले प्राणी हैं या जीव हैं, वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। व्यक्ति या मनुष्य या प्राणी वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो वनस्पतियां हैं वो ग्रहण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाती हैं। ठीक, ये तो रहा तथ्य। अब इसके कुछ एक दो पॉइंट है वो देख लेते हैं। कुछ एक दो तथ्य हैं जो प्रश्न परीक्षा के हिसाब से उपयोगी हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, पहला पॉइंट ये है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, प्रश्न आता है कि हमारे वायुमंडल को गर्म रखने में सहायक है क्या चीज है। आखिर जो हमारा वायुमंडल है ये किसकी वजह से गर्म हो जाता है, तो हमारे वायुमंडल को गर्म करने के लिए हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। तो अगला पॉइंट यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल को गर्म रखने में सहायक है, ये माध्यम प्रदान करता है। अगर हमारे यहाँ गर्मी बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अगला पॉइंट है कि
ग्रीन हाउस गैसों में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है। अभी अगला कुछ देर में ग्रीन हाउस गैस के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत लोग से जानते भी होंगे। तो देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों में से एक है ये। अगला पॉइंट, कई बार ये प्रश्न आया है सामान्य ज्ञान के तौर पे भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी, कि इस पृथ्वी पर कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करता है अपने औद्योगिक क्षेत्रों के हिसाब से। तो इस पृथ्वी यानी इस सभी देशों में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करने के मामले में चीन प्रथम स्थान पे है। चीन का स्थान कार्बन उत्सर्जन में प्रथम है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है, सेकंड प्लेस पे अमेरिका है। तब बात आती है कि भारत किस स्थान पे है। कार्बन उत्सर्जन के मामले पर भारत का स्थान 5वां है। लिख लीजिए जरा, कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। ठीक, ये रहा तक, अपने कॉपी में लिख लीजिए, परीक्षा में जरूर कहीं ना कहीं से प्रश्न जरूर आते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट गैस, अगली गैस है ग्रीन हाउस गैसें। कई बार अभी चर्चा में भी आई हैं, कई बार ये शब्द आया है कि ग्रीन हाउस गैसें। आखिर ग्रीन हाउस गैसें करती क्या हैं। पहला तो पॉइंट यही आता है कि ग्रीन हाउस गैसें हमारे वायुमंडल को कैसे प्रभावित करती हैं। तो पहली ही लाइन लिखी हुई है कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही हमारे जो धरातल का वायुमंडल है, यानी धरातली वायुमंडल जो है वो गर्म रहता है। यानी जो पृथ्वी की सरफेस जो है लगभग, इसको सबसे ज्यादा गर्म रखने में जो सहायक है वो हमारी ग्रीन हाउस गैसें ही हैं। तो अगर प्रश्न आए कि संपूर्ण वातावरण को गर्म रखने में सहायक गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जबकि ग्रीन हाउस गैसों की जो सबसे प्रमुख गैस है वो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है ही। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें सम्मिलित हैं। तो पहले ये देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। 1 2 3 4 5 प्रमुख रूप से ये 5 गैसें पाई जाती हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आप देखेंगे आपको सिर्फ यही 3 दिखती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। ठीक है, यही पाई जाती है। अच्छा, इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, मेन चीज है इसको समझिए। प्रश्न आता है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है। सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, लिखा भी हुआ। कई बार आता है ये जो पूरा कंपोजिशन है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है गैसों की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की है। ठीक, लेकिन कई कई बार हल्का सा गड़बड़ी हो जाती है, बहुत जगह जलवाष्प को भी मानते हैं। लेकिन यहां समस्या यह है कि जल वाष्प को बहुत से वैज्ञानिक या जो भी लोग हैं वो इसको गैस की संज्ञा नहीं देते हैं। लेकिन ये जरूरी तत्व है, तो वो बात की बात है, उन सब में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे आता है, कई बार लिखा रहता है निम्न में से ग्रीन हाउस गैसों में से नहीं है। पता चला इनमें से कोई 3 ऑप्शन होते हैं और चौथी जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है, तो आप पहचानिए कि उनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो इस तरह प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ग्रीन हाउस गैसें क्या प्रभाव डालती हैं और ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें सम्मिलित हैं। ठीक, यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब जरा इसी के साथ अगली चीज देखिए। प्रश्न आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है। ग्लोबल वार्मिंग देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, इसी की हिंदी होती है वैश्विक तापन। पता लगे हिंदी में लिख के आ जाए, समझ ही ना पाओ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, ठीक, इसके
इसके लिए एकमात्र गैस उत्तरदायी है जिसका नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए आप देखते होंगे इतने सारे सेमिनार होते हैं, पूरे दुनिया भर के जो पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरण के सेक्टर में काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर कार्बन के उत्सर्जन को कम करने पे दिया जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी पृथ्वी उतनी ज्यादा गर्म होगी। सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है कि गर्म हो गए तो चलो बच जाएंगे, इसका प्रभाव कहां है ये देखिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी पृथ्वी डूब जाएगी। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे हम ये क्या कह रहे हैं कि गैस बढ़ रही और पृथ्वी डूब रही, तो जरा इसकी सीरीज देखिए क्या है। CO2 जो है ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ठीक, ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी चीजें क्या है। इसलिए इस पृथ्वी को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही हम गर्मी बढ़ाते चले गए तो बहुत जल्द इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इस चीज को आप बिल्कुल समझते चलिए। इसीलिए पुराने जमाने में कहा जाता था कुछ करे ना करे, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 से 10 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो वायुमंडल को शीतलता प्रदान करते हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी को शीतलता प्रदान करते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। बाकी कोई ये जो मैंने चर्चा या सीरीज लिखा दी है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी समय मिला तो इस पे जरूर चर्चा करेंगे आखिर और क्या क्या दुष्परिणाम है इसके। ठीक, अब जरा एक दो तथ्य और हैं उनको देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि पैन का संबंध किससे है, पैन का संबंध किससे है और इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इसका संबंध वायु प्रदूषण से है, ठीक, पैन का संबंध वायु प्रदूषण से। इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है पैराक्सिल एसिटल नाइट्रेट, ठीक, पैराक्सिल एसिटल नाइट्रेट, ये होता है पैन का फुल फॉर्म। अब आज के लिए एक प्रश्न, इसका जवाब आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। नाम सबने सुन रखा है। प्रश्न है स्मॉग क्या होता है और ये किससे मिलकर बना होता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि स्मॉग होता है डैश, नीचे लिखा रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब किन चीजों से मिलकर बना होता है। प्रश्न इसी चीज का पूछा गया है, तो आपसे उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर देंगे कि स्मॉग क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है। ये रहा पूरा वायु प्रदूषण का संपूर्ण लेक्चर। अगर कुछ तथ्य छूटे भी होंगे, अभी कई सारे प्रश्न पत्र खंगालते हैं, ऐसा नहीं कि जो लिखा दिया सारे के सारे एक ही बार में सबमिट जाएंगे, तो अगर कहीं पे कुछ छूटा हुआ होगा तो जरूर अगले वीडियो में उसको कवर अप कर लेंगे। लेकिन हमारी तरफ से वायु प्रदूषण लगभग खत्म हो चुका है। अब अगला तथ्य हमें बात करना है जल प्रदूषण पे, ठीक। यहां तक अगर कोई समस्या है, कुछ आपको लगता हो कि छूट गया है, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे पता, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर दिया करिए, पता चले कि हाँ हमको कुछ इंप्रूव करना है कि नहीं करना है। क्योंकि देखने मात्र से सही से इवेल्युएशन नहीं हो पाता है, खासतौर से हमको। अगर आप सामने बैठे हो तो टोक सकते हो, लेकिन अब हम यहाँ से वीडियो अपलोड कर दें तो इसका जो भी सुझाव है वो आप कमेंट्स के माध्यम से और लाइक करके ही दे सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है आज तक, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को खूब शेयर करिए। तो बस इतना ही आपसे कहना है, अगर कहीं समस्या है तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।